पिछले क्लास में आप लोगों ने ये देखा था ग्रह को, और उसका मैंने उपग्रह भी सबको लिखवा दिया था, किसका किसका कौन कौन सा उपग्रह है। नहीं, कुछ नाम में कंफ्यूजन होने के कारण जैसे अभी आप लोग बता ही दीजिएगा। आप बताइए तो टाइटन किसका उपग्रह है? मंगल का। टाइटन 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 शनि का उपग्रह है टाइटन। नहीं, यूरोपा किसका है? बृहस्पति का है। बहुत बढ़िया। गैनीमीड बृहस्पति का है। बहुत बढ़िया। आप बताइए मंगल का उपग्रह कौन है? डिमोस और फोबोस। पीछे वाला भाई साहब, चंद्रमा किसका उपग्रह है? पृथ्वी का उपग्रह है। जूलियट मिरांडा, टोपी वाले मिरांडा। पीछे राकेश राजेश, क्या नाम है? मिरांडा मिरांडा वरुण का उपग्रह। थोड़ा सा ढंग से याद किया कीजिए आप। सबसे बड़ा उपग्रह किसका है? बृहस्पति का। क्या नाम है? आप तो कहिए कि आए नहीं थे। चलिए आज हम लोग देख लेते हैं, पढ़ लेते थोड़ा सा चंद्रमा को। पृथ्वी जो है इसके उपग्रह का नाम क्या है? चंद्रमा है। और बचपन से ही इस ग्रह से हम लोग का बड़ा ही अच्छा नाता रहता है। रात के टाइम में कभी हम लोग खाना नहीं खाते तो मम्मी बोलती है खा जाओ, तो चंदा मामा आगे खा जाएंगे। आते कभी नहीं है बेचारे मामा, लेकिन खा जरूर जाते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है हम लोगों को कि चंद्रमा जो है यह किसका उपग्रह है? पृथ्वी का उपग्रह है। और सामान्य तौर पे यह काफी नजदीक होने के कारण हमको चमकीला भी दिखाई देता है। अगर आकाशीय पिंडों की बात की जाए तो सबसे चमकीला पिंड कौन सा है? सूर्य। दूसरे नंबर पर सबसे चमकीला पिंड जो है वो आपका कौन जाता है? चंद्रमा ही हो जाता है। ठीक है। चंद्रमा पर एक पर्वत है जो लगभग 35,000 फुट ऊंचा है। उसका नाम है लिबनिट्ज पर्वत। सामान्य तौर पे चंद्रमा का जो दक्षिणी क्षेत्र है, दक्षिणी गोलार्ध, ये कोई भी ग्रह होता है उसको दो के बराबर भागों में अक्षांश रेखा काटता है। ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध पर आपको लिबनिट्ज स्थित है। सामान्य तौर पे आप लोग पढ़े होंगे ग्रहण लगते हैं, ग्रहण लगा करता है ना, जिसमें सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों शामिल है। सामान्य तौर पे चंद्र ग्रहण क्या है? एक उपग्रह है, तो उसको चमकने के लिए किसी न किसी का प्रकाश चाहिए। जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड में आपका लाइट थोड़ी होता है, इसको चमकने के लिए कोई ना कोई इस पे प्रकाश डालेगा, किसी न किसी का प्रकाश इस पे पड़ेगा, तभी ये क्या होगा? आपको चमकता हुआ दिखाई देगा। जैसे आपका मरकरी का लाइट हो गया, सूर्य का रोशनी हो गई, टॉर्च जला दीजिए तभी आपको दिखेगा। उसी तरह से चूंकि सूर्य की रोशनी को पा करके चंद्रमा चमकता है, और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाती है? पृथ्वी। तो चूंकि उसका अब छाया पड़ता है, पृथ्वी की छाया इस पर पड़ता है, और जहाँ पे छाया पड़ेगा वो कैसा दिखता है? करिया नहीं दिखता, काला दिखता है। तो आपको चंद्रमा का वो भाग काला दिखता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि चंद्र ग्रहण लग गया है। चंद्रमा को क्या कर दिया है? किसी ने काट दिया है। लोग ऐसा कर रहे हैं नहीं है। मैंने आपको बताया भी ना कि एक साल में कितने चंद्र ग्रहण लग सकते हैं? चंद्र ग्रहण 3 या 4। कंफर्म करिए, 3 या 4। अगर 3 हुआ तो सूर्य ग्रहण 4, अगर 4 हुआ चंद्र ग्रहण तो सूर्य ग्रहण 3 होंगे। सामान्य तौर पे आज कौन सा तारीख है? 13 जुलाई है ना। आज रात का जब चांद दिखेगा वो आपको सुपर मून दिखेगा। आज रात में चंद्रमा को आप देखिएगा, आपको और समय की अपेक्षा बड़ा दिखाई देगा आज का चंद्रमा। क्योंकि सुपर मून का मतलब तो सुपर माने का क्या होता है? सबसे बड़ा, विशाल। सुपर माने यहाँ पे मून की बात हो रही है, तो जब चंद्रमा अपने वास्तविक आकार से काफी बड़ा दिखे उसी को हम लोग सुपर मून कहते हैं। ठीक है। पहले की अपेक्षा यानी कि और दिनों की अपेक्षा या ज्यादा चमकीला भी दिखेगा आज ही के डेट में। शाम को आप देखिएगा। ठीक है। सामान्य तौर पे चंद्रमा का हम सब 59% ही देख पाते हैं, क्योंकि इसका घूर्णन पृथ्वी के घूर्णन गति और परिक्रमण गति के बराबर है। ठीक है। जिसके कारण जितने देर में आप सोच के देखिए कि मान लीजिए आपके सामने से एक बस गुजरी और आप रुके हुए हैं,
तो बस का आपको 3 सतह दिखाई देगा। एक सामने वाला दिखाई देगा, जब आपके पास आ गया तो उसका बगल वाला दिखाई देगा, जब आपके आगे चला गया तो पीछे वाला दिखाई देगा ना। यानी कि एक बस का 1/3 आपको दिख गया, 3 साइड आपको दिख गया ना, यानी कि 4/3 दिख गया। केवल चौथा भाग उस पार होगा, वो आपको नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप बस के साथ साथ दौड़ रहे हैं, दोनों की स्पीड बस के बराबर है, तो फिर आपको कौन सा साइड दिखेगा? केवल वही साइड जो साइड आपके तरफ होगा वही दिखेगा ना। ये कब हो रहा है? जब दोनों का टाइमिंग जो है, रनिंग टाइमिंग क्या हो, इक्वल हो। तो चंद्रमा और पृथ्वी, इसका जो है घूर्णन टाइमिंग लगभग एक जैसा होता है, जिसके कारण हम चंद्रमा का मात्र एक ही सतह देख पाते हैं, एक ही पार्ट देख पाते हैं, और वो पार्ट का प्रतिशत कितना होता है? 59%। बच कितना गया? 41%। चंद्रमा के 41% को पृथ्वी वाले कभी नहीं देख पाते। आपको देखना है, जाइए चंद्रमा पे, ग्रहों पे जाइए, उपग्रहों पे जाइए, तो आपको बाकी दिखेगा। लेकिन पृथ्वी से अगर देखना है तो आपको चंद्रमा का कितना परसेंट दिखेगा? 59% दिखेगा। क्लियर? चलिए, फिर ये आपका चंद्रमा। चंद्रमा, मून, इसका मैं फैक्ट्स आपको लिखवा देता हूं, गैस दे के लिखते जाइएगा। लिखिए पहला नंबर पे, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है? डैश देख लीजिए, 3,84,365 किलोमीटर, 3,84,365 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट, परिक्रमण काल, यानी कि जो पृथ्वी है उसकी परिक्रमा कितने समय में कर देता है? ये परिक्रमण काल, परिक्रमण काल परिक्रमण काल क्या है? 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट 11.47 सेकेंड, इतने देर में परिक्रमा कर देता है, यानी कि पृथ्वी के चारों तरफ यह चक्कर लगा लेता है। 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट 11.47 सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट, घूर्णन काल, यानी अपने अक्ष पर घूमना, घूर्णन काल। परिक्रमण और घूर्णन आपको पृथ्वी जो मैंने पढ़ाया था उससे समझ में आ रहा होगा ना। घूर्णन काल वही होता है 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट 11.47 सेकेंड, सेम टू सेम। अगला वायुमंडल, वायुमंडल, वायुमंडल अनुपस्थित, अनुपस्थित, अनुपस्थित नहीं है, वायुमंडल नहीं पाया जाता है, अनुपस्थित। अच्छा, वायुमंडल वहां पर नहीं है, इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है? अगर मान लीजिए वहां जीवन जिया जाए, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह लेके हम जा सकते हैं, जीवन जी सकते हैं? नहीं। उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? क्या हम नहीं कर सकते हैं किसी भी कीमत पे? पेड़ पौधे तो लगा ही सकते हैं, पानी नहीं देंगे तो फिर ऑक्सीजन वहां पे वायुमंडल आ जाएगा। लेकिन जो नहीं कर सकते हैं वो है आपकी बात नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आपको आवाज सुनाई दे रही है, मैं कितना जोर से वहां चिल्ला लूं, आपको मुंह खुलता हुआ दिखेगा, लेकिन एक शब्द आपको सुनाई मेरे नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वायुमंडल नहीं है।
यहाँ पर आपको क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ तो हवा जो है हमारी आवाजों को लेकर के कहाँ तक पहुंचा दे रहा है? आपके पास तक। सामान्य तौर पे ध्वनि की जो चाल होती है वह सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, उससे कम द्रव में, उससे कम गैस में, और सबसे कम जो होती है वह या फिर नहीं होती है वह निर्वात में। निर्वात में जो है सो नहीं होती है। निर्वात का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे वायुमंडल अनुपस्थित हो, हवा न हो, उस जगह को निर्वात कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रमा का व्यास चंद्रमा का व्यास 3476 किलोमीटर 3476 किलोमीटर। अगला, चंद्रमा का दृश्य भाग यानी कि जिसको हम देखते हैं या जो हमें दिखाई देता है, चंद्रमा का दृश्य भाग, चंद्रमा का दृश्य भाग कितना है? 41%, 41%। दृश्य हाँ 59%, दृश्य भाग में लिखे आप 59%। अगला, चंद्रमा का अदृश्य भाग, चंद्रमा का अदृश्य भाग 41%, 41%। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत लिबनिट्ज पर्वत, लिबनिट्ज पर्वत। क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिणी गोलार्ध, लिबनिट्ज पर्वत, लिबनिट्ज पर्वत दक्षिणी गोलार्ध। अगला, सुपर मून, सुपर मून, कब होती है सुपर मून की स्थिति? जब चंद्रमा का आकार अपने वास्तविक आकार का 14% ज्यादा बड़ा और उसकी चमक 30% ज्यादा अधिक दिखाई दे तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? सुपर मून। सामान्य तौर पे अभी जो मौसम चल रहा है, जुलाई है ना, अभी के टाइम में आकाश में बादल छाया रहता है, बारिश होती है। इस बार तो मतलब समझिए कि अल्पवृष्टि। मेरे चाचा हैं 75 साल की उनकी उम्र है, वो बोल रहे हैं कि मेरे जीवन काल में इस 75 साल की अवधि में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि इस सीजन में बारिश नहीं हुई, कभी ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन इस बार आप देख रहे हैं कि पता ही नहीं है बारिश का कोई अता पता। तो आज जो है ये जो दिखेगा आपको सुपर मून यहाँ दिख जाएगा, नहीं तो बरसात का सीजन तो सुपर मून दिखता ही नहीं। अभी अजोरिया चल रहा है, आज रात में देखिए आप, आज रात तो अजोरिया कल की अजोरिया से थोड़ा ज्यादा चमकीला होगा। देखिएगा, जब चंद्रमा अपने वास्तविक आकार से 14% बड़ा, चंद्रमा जब अपने वास्तविक आकार से 14% बड़ा, 14% बड़ा तथा 30% अधिक चमकीला दिखाई दे, तथा 30% अधिक चमकीला दिखाई दे, 30% अधिक चमकीला दिखाई दे, तो उस चंद्रमा को
तो उस चंद्रमा को सुपर मून कहते हैं। उस चंद्रमा को सुपर मून कहते हैं। ये जरूरी नहीं है साल में, अगर होगा एक बार। हाँ। अब एक चीज कोई बताए कि क्यों ऐसा होता है। पृथ्वी के चारों तरफ जो चक्कर लगा रही है कोई ग्रह ने, तो उपग्रह चक्कर तो केवल नहीं लगा रही है, या फिर सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाया जा रहा है ग्रहों द्वारा, तो इनका जो कक्षा है, कक्षा को आप समझ रहे होंगे। मान लीजिए कि अर्थ है और इसके चारों तरफ जो है सो एक क्या है, कक्षा है जिसमें मून घूम रहा है। अब आप एक चीज देखिए, इसकी आकृति जो है सबसे कम कहां पे है, इनके बीच की दूरी, कक्षा और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम कहां पे है, ऊपर की तरफ नहीं। जब चंद्रमा इसमें घूम रहा होगा तो सबसे नजदीक कहां दिखेगा, और जब नजदीक होगा तो अब बड़ा दिखेगा या छोटा दिखेगा। समझ में आया काहे बड़ा दिख रहा है, क्योंकि वह अपनी कक्षा में पृथ्वी से सबसे ज्यादा नजदीक आ जाएगा। तो नजदीक आ जाने के कारण वह कैसा दिखेगा, बड़ा दिखेगा। जैसे हवाई जहाज उड़ना शुरू करता है तो हम हवाई जहाज के सामने एयरपोर्ट पे खड़े, बड़ा दिख रहा है, धीरे धीरे जो है आकाश में चील गड़ी की तरह हो गया। क्यों, क्योंकि वो बहुत अधिक दूर जा चुका है। फिर जब वो धीरे धीरे पास आएगा तो उसकी आकृति कैसी होती चली जाएगी, बड़ी होती चली जाएगी। ठीक है, जैसे कभी आप रेलवे ट्रैक पे के आसपास खड़े होंगे और ट्रेन उधर से आ रही है, दूर दिखाई कितना छोटा ट्रेन है, वो धीरे धीरे आ रही है, तो उसका जो है बोगी क्या होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। तो ये कारण क्या होगा, सुपर मून के दिखने का कारण क्या होता है कि चंद्रमा जो है वह पृथ्वी के सबसे नजदीक से होकर के जब गुजरती है तो वह ज्यादा चमकीला और ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। क्लियर। अगला ब्लू मून। ब्लू मून ब्लू मून देखिए, सामान्य तौर पे सुन लीजिए, सामान्य तौर पे अगर एक ही वर्ष में दो पूर्णिमा आ जाए, सॉरी एक महीने में दो पूर्णिमा आ जाए, दो पूर्णिमा, ठीक है, तो जो दूसरा पूर्णिमा होगा उस पूर्णिमा को हम लोग ब्लू मून के नाम से जानते हैं। एक महीना में एगो पूर्णिमा और एगो अमावस्या आता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी महीने में दो पूर्णिमा आ जाए तो दूसरे पूर्णिमा को हम लोग ब्लू मून कहेंगे। सामान्य तौर पे दो पूर्णिमा आएगा कैसे, आप देखिए कि जनरली जो एक दिन होता है वह 24 घंटे का होता है। चंद्रमा के केस में 27 घंटा हो गया, एक बार चक्कर जो लगा रही है वो ज्यादा हो गया ना, तो वही 2-3 घंटा बढ़ते बढ़ते साल में कभी कभी आप सुनते हो कि इस साल 2 मास लग गया है, एक महीना 2 बार आ गया है, सुने है ना। तो उसी तरह से अगर एक ही पूर्णिमा जिस साल 2 मास लेगा उस कंडीशन में आपको क्या होगा, पूर्णिमा 2 हो जाएगा। तो जब 2 पूर्णिमा होगा तो दूसरे पूर्णिमा को हम लोग ब्लू मून कहेंगे, पहले पूर्णिमा को नहीं। पहला पूर्णिमा तो पूर्णिमा ही है, हर महीने में वो पूर्णिमा होता है, वो पूर्णिमा है, लेकिन एक ही महीने में दूसरा पूर्णिमा आ गया तो उस दूसरे पूर्णिमा को हम लोग ब्लू मून कहेंगे। क्लियर, ठीक है। यदि एक ही माह में यदि एक ही माह में 2 पूर्णिमा आ जाए, एक ही माह में 2 पूर्णिमा आ जाए, 2 पूर्णिमा आ जाए तो दूसरे पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है। तो दूसरे पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है, ब्लू मून कहा जाता है। आपने नाम सुना होगा ज्वार भाटा का, ठीक है। समुद्र का जो पानी होता है कुछ इस तरह से लहर करते हुए, लहर लेते हुए आगे की तरफ बढ़ता है, नहीं तो जो ऊपर उठा है इसी को लोग ज्वार कहते हैं, नीचे गिरने को क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं। सामान्य तौर पे पानी तो स्थिर है, समुद्र में पानी स्थिर है, लेकिन आपको पानी जो है समुद्र में समुद्र के सतह की तरफ आता हुआ दिखाई देता है। तो होता ये है
कि चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य का जो ग्रेविटेशनल पावर है वो उन पानियों को क्या कर देता है, विचलित करता है। सामान्य तौर पे हर रोज हर 12 घंटे पर एक बार छोटा ज्वार भाटा आते हैं। जब ज्वार आएगा तो गारंटी है कि भाटा भी आएगा, क्योंकि इतनी क्षमता तो होगी नहीं कि पानी को लेकर के चला जाए ऊपर। उठा तो दिया लेकिन उतनी क्षमता नहीं है, क्योंकि पृथ्वी का भी तो इतनी ग्रेविटेशन है, तो उसको नीचे खींच दी, जिसके कारण वो पानी ऊपर उठा और गिर गया। तो ज्वार के साथ निश्चित रूप से भाटा आएगा। 12 घंटे में एक बार ज्वार भाटा आता है, जो छोटा ज्वार भाटा होता है। आप देखिएगा समुद्रों के किनारे हमेशा लहरें चलती रहती हैं, इसी की ज्वार भाटा की ही नतीजा है। ठीक है। दूसरा, जब ग्रहण वगैरह लगता है उस समय जो ज्वार भाटा आता है, टाइड्स आते हैं, वो बड़े बड़े विशालकाय होते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य ये तीनों एक सीध में होते हैं और सबका फोर्स जो होता है किधर की तरफ लगेगा, एक साइड में लगेगा। जैसे पृथ्वी तो पीछे की तरफ, बैक की तरफ लगाएगी, लेकिन सूरज अपनी तरफ खींच रहा है, चंद्रमा भी अपनी तरफ खींच रहा है। तो उस स्थिति में आपको ज्वार भाटा जो होते हैं वो उसमें बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठा करती हैं। या तभी होगा जब आपको ग्रहण लगेगा, वो चाहे सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण हो, क्योंकि इन्हीं दोनों के समय तीनों क्या होते हैं, एक सीध में आते हैं। जनरली ये जो 12 घंटे वाला आता है, इस समय की स्थिति जो होती है सूर्य और चंद्रमा के बीच की स्थिति या 90 डिग्री की होती है ना। ये भी यही अपनी तरफ खींच पाता है ना, ये अपनी तरफ खींच पाता है। थोड़ा थोड़ा फोर्स लगता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा ज्वार भाटा आता है। क्लियर? देखिए ज्वार भाटा लिख के बैठ लीजिए। सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण समुद्री पानी का ऊपर उठना और नीचे गिरना, समुद्री पानी का ऊपर उठना और नीचे गिरना, समुद्री पानी का ऊपर उठना और नीचे गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। ज्वार भाटा कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, हर 12 घंटे में एक ज्वार भाटा आते हैं। एक ज्वार भाटा आते हैं जो छोटे ज्वार भाटा होते हैं, जो छोटे ज्वार भाटा होते हैं। छोटे ज्वार भाटा होते हैं, जबकि अमावस्या और पूर्णिमा के रोज बड़े ज्वार भाटा आते हैं। जबकि अमावस्या और पूर्णिमा के रोज बड़े ज्वार भाटा आते हैं। ठीक है, ये भी टॉपिक और सबसे लाजवाब तरीके से आपको हम समझाएंगे। आज इसको लिखिए, शायद हमको लगता है कि लिख नहीं पाएंगे हम लोग, लेकिन समझिए, ध्यान से इसको सुनिए, अपने आप सब क्लियर हो जाएगा। मैप पढ़ने में इतना मजा आएगा जिसका हद हिसाब नहीं। एक तरफ आपका लिखा गया है क्या, अक्षांश रेखा जिसको हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं, दूसरा देशांतर रेखा जिसको हम लोग लॉन्गिट्यूड कहते हैं। आसानी से याद रखने का क्या तरीका है, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा। जनरली अक्षांश रेखा जो है वो पूरब से पश्चिम की तरफ खींची गई है। हालांकि आप यह भी कह सकते हैं कि नहीं सर, पश्चिम से पूरब की तरफ खींची गई है। नहीं, मान लीजिए हम बना रहे थे, आप देखे हैं, हमने आपको क्या बताया था कि आपके बाएं हाथ की तरफ हमेशा क्या होगा, कौन सा दिशा होगा,
पश्चिम ना होगा जी, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होगा, दाहिने हाथ की तरफ पूर्व होगा, सिर की तरफ उत्तर और पैर की तरफ दक्षिण होगा। अभी हम बना रहे हैं मैप, नहीं अक्षांश और देशांतर को समझाने के लिए, तो हमने जो है सो रेखा खींचा है किधर से, पश्चिम से पूर्व की तरफ। लेकिन मान लीजिए कि आप मैप पे उस रेखा को देख रहे हैं, पहले से खींचा जा चुका है, आप खींचते हुए नहीं देखे हैं, तो आप क्या डिसाइड कर पाइएगा क्या कि ये रेखा पूर्व से पश्चिम खींचा गया है या पश्चिम से पूर्व? नहीं डिसाइड कर पाइएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि ये रेखा या तो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व खींचा गया, उत्तर से दक्षिण नहीं खींचा गया, इतना तय है ना। तो अक्षांश रेखाएं वैसी रेखा को कहते हैं जो ग्लोब और मानचित्र पर पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखा होती है। इंग्लिश में इसको कहते हैं लैटिट्यूड। जो आदमी लेटा हुआ होता है वो कैसा होगा? हम लेटे हुए हैं कि खड़े हैं? खड़े हैं ना, हम लंबे पड़े हैं। लेकिन अगर कोई ऐसे हो जाए तो उसको लैटिट्यूड कहते हैं। और अक्षांश रेखा जो होती है हमेशा लेटी हुई होती है, इसलिए इसको लैटिट्यूड कहते हैं। क्लियर? देशांतर रेखा, ये हो गया आपका देशांतर रेखा। आप देख रहे हैं ये लंबा पड़ा हुआ है ना। अब इस रेखा की अगर बात की जाए कि किधर से किधर की तरफ खींची गई है, तो उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, क्योंकि अगर खींचते हुए नहीं देखेंगे तो ऐसा भी हो सकता नहीं सर नीचे से ऊपर की तरफ खींचा गया है। तो ये लंबा पड़ा हुआ है, इसको हम लोग लॉन्गिट्यूड कहते हैं। या ऐसी धरती पर किसी भी प्रकार की कोई रेखा आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। सामान्य तौर पे इसको देखने के लिए आपको क्या करना होगा, धरती पे खींची गई नहीं है, यह आपको या तो ग्लोब पर दिखेंगी या फिर मानचित्र पर दिखेंगी, ठीक है। क्योंकि ये काल्पनिक रेखाएं हैं, हमने कल्पना कर रखा है। अब सवाल उठता है कि किसी भी बात का, किसी भी चीज का कल्पना तभी ना किया जाएगा जब हमको उसकी जरूरत महसूस होगी। इसकी हमको जरूरत है, क्योंकि अक्षांश रेखाएं जो है वह किसी भी स्थान के वास्तविक स्थिति को बताता है, और देशांतर रेखाएं जो हैं वह किसी भी स्थान के वास्तविक टाइम को, यानी कि परफेक्ट टाइम जानने के लिए हमको किस रेखा की जरूरत है, देशांतर रेखा की, और परफेक्ट स्थिति जानने के लिए हमको जो है अक्षांश रेखा की आवश्यकता होती है। इसलिए इन दोनों की कल्पना हमने मानचित्र और ग्लोब पर कर रखा है। क्लियर? सामान्य तौर पे जो अक्षांश रेखाएं हैं ये समानांतर रेखाएं होती हैं, यानी कि इनके बीच की दूरी जो होती है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, ये सभी जगह समान होती है। हालांकि हम लोग रेखा कहते हैं इसको, या मैं भी रेखा रेखा बोल रहा हूँ, बेसिकली हकीकत यह है कि यह वृत्त है, अक्षांश वृत्त है। ये क्यों वृत्त है? क्योंकि ये आगे की तरफ आपको दिख रहा है, पीछे भी मैंने खींचा हुआ है, आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि पीछे देखने के लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा ना। ये ग्लोब है, ग्लोब है तो उसका एक ही पोर्शन आपको दिखता है ना, पीछे वाला नहीं दिख रहा। तो एक पोर्शन दिखता है तो आपको रेखा जैसा लगता है, इसलिए हम लोग इसको रेखा कहते हैं। लेकिन बेसिकली यह क्या है? यह वृत्त है। बेसिकली ये खींचा कैसे जाता है, तो पृथ्वी जो है इसके केंद्र से इसके परिधि तक खींची गई जो कोण होती है, जो एंगल होता है, उस एंगल से भूमध्य रेखा, यानी भूमध्य रेखा किसको कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश के समानांतर खींची गई रेखाएं जो हैं उसी को हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है। अब मान लिए कि कुछ ना कुछ एंगल होगा तो इसका नाम उस एंगल के आधार पर रखेंगे। मान लेते हैं कि ये 20 डिग्री है तो यह आपका हो जाएगा 20 डिग्री। अब सवाल उठता है 20 डिग्री अक्षांश रेखा है, लेकिन किधर की तरफ? तो 0 डिग्री अक्षांश जो है वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देता है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। ये वाला जो हो गया आपका, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ और इसको बोलते हैं हम लोग साउथ, ठीक है। नॉर्थ क्या? गोलार्ध, ये साउथ गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो 20 डिग्री अभी किधर है? उत्तर की तरफ कि दक्षिण की तरफ? ये रेखा उत्तर है ना, 20 डिग्री उत्तरी। और रेखा क्या है? कैसी रेखा है? अक्षांश रेखा। समझ में आया? जैसे आप लोग रटे हुए हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। अब समझ में आया कि 23.5 डिग्री आया कहां से है? तो इस एंगल से। अक्षांश रेखा कहते हैं, उत्तरी अक्षांश का है कहते हैं, क्या कि 0 डिग्री अक्षांश के किधर है? 0 डिग्री अक्षांश के या उत्तर में है, इसलिए नामकरण में हम लोग उत्तरी अक्षांश लगा रहे हैं। अगर यही दक्षिण में होता तो उसको हम लोग दक्षिणी अक्षांश कहते हैं,
ठीक है, क्योंकि ये पश्चिम से पूरब की तरफ खींची गई रेखाएं जो होती हैं ये सब अक्षांश रेखा है, तो सब में अक्षांश लगा होगा, सबका अपना एक डिग्री होगा, वो डिग्री लगा होगा। लेकिन अगर 0 डिग्री से ऊपर होगा तो उत्तरी अक्षांश, 0 डिग्री से नीचे होगा तो दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। ठीक है, अब चूंकि समानांतर रेखाएं हैं तो दो समानांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो 111.13 किलोमीटर होती है। क्या हो, रात को डाका डालने गए थे तो सो कहा रहे हैं, सीधा बैठिए, उठा गए हैं तो नींद आवे करेगा। कमर देखिए, अगर आपको नींद आ रही है ना तो आप अपना कमर सीधा करके बैठिए, कभी नींद नहीं आएगी, पूरे रात आप जगे रह सकते हैं, बस कमर सीधा रहना चाहिए। जैसे ही कमर लूज होगा तो शरीर को अच्छा रिलैक्स देता रहे, आराम करके कहले शरीर को ऐसा महसूस होगा, बस शरीर सोना शुरू कर दिया। समझ में आया? आप लोग कोठा में जा रहे हैं, पूरा दीवार पे जाकर के मजा आ जा रहा होगा। चलिए, ये आपका हो गया दक्षिणी गोलार्ध, ये हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध। इन दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वह कितनी होती है? 111.13 किलोमीटर होती है। सामान्य तौर पे इसको हम लोग क्या कहते हैं? 111 किलोमीटर, लगभग 111 किलोमीटर कहते हैं इसको हम लोग। अब सवाल उठता है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? ठीक है, तो एक बात बताइए, ये 0 डिग्री है, ठीक है, ये यहाँ से हम खींचना शुरू किए 1 2 3 4 करते करते अगर ये रेखा खींची गई है तो कितना डिग्री का एंगल खींचा गया होगा? 90 डिग्री का खींचा गया होगा। और प्रत्येक डिग्री पर एक रेखा है तो कई गो रेखा होगा इसके ऊपर? 90 को। उसी तरह से सेम कंडीशन नीचे की तरफ खींचते जाएंगे और यहाँ तक आ गए तो कितने डिग्री का एंगल? 90 डिग्री का। प्रत्येक डिग्री पर एक रेखा खींचा गया होगा तो कई गो रेखा हो गया? 90। यानी कि ऊपर हो गया 90, नीचे हो गया 90। आए वो 0 डिग्री वाला है कि नहीं है? तो कितना हो गया? 90 दूना 180 या 181। यानी अक्षांश रेखाओं की जो कुल संख्या है वो कितनी है? 181। क्लियर? हमने क्या बताया कि किसी भी स्थान के वास्तविक स्थिति को जानने के लिए हमको जिस रेखा की आवश्यकता पड़ती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। कोई डाउट नहीं? चलिए, अब आते हैं देशांतर रेखा। देशांतर रेखा में एक दो चीज तो आपको चित्र देख के ही समझ में आ गया होगा कि एक पहली बात किया या तो उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की तरफ खींची गई है, लंबी है इसलिए इसको लॉन्गिट्यूड कह दिए। दो बात, तीसरी बात कि आप देख रहे होंगे कि ध्रुवों पर सारा रेखा आपस में क्या हो गया है? मिल गया है। लेकिन ज्यों-ज्यों दूर हो रहा है इनके बीच की दूरी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। और सबसे ज्यादा दूरी अगर इसको उठा करके इस पर डाल दे तो जो 0 डिग्री अक्षांश है वहां पे सबसे ज्यादा दूरी मिल जाएगी। यानी कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे ज्यादा कहां होती है? 0 डिग्री अक्षांश पर होती है। वह होती कितनी है? 111.15 किलोमीटर, जिसको हम लोग लगभग 111 किलोमीटर कहते हैं। कोई डाउट? कोई डाउट? अब जो ये देशांतर रेखाएं हैं इसकी कल्पना हमने क्यों किया है? क्योंकि हमको किसी भी जगह के वास्तविक समय को जानना था। तो वास्तविक समय को जानने के लिए हम लोगों ने देशांतर रेखाओं की कल्पना कर रखा है। अब ये देशांतर रेखाएं चूंकि किसी एक बिंदु पर, ये चारों तरफ से खींचा गया है ना, प्रत्येक डिग्री पर एक वो अच्छा देशांतर रेखा खींचा गया है और एक बिंदु पर या एक गोला में कितने डिग्री बनेंगे? 360। इसी एक बिंदु पर कितने डिग्री बनेंगे? 360। तो देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 360। यानी कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी हो गई? 360। अभी 360 देशांतर रेखाओं में से किसी एक को, अब हमको टाइम जानना है तो किसी न किसी एक को भैया मेन मानिएगा तभी तो टाइम जान पाइएगा। तो हम लोगों ने क्या कर दिया कि चूंकि पहले के टाइम में जब ये सब चीजें बनी उस समय लगभग विश्व के सभी देशों पर अंग्रेजों का अधिकार था। तो अंग्रेजों ने अपने हिसाब से, चूंकि उनको अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम हो जाता था, उस ससुरा आया यहाँ पे भारत में जो 5:30 हो रहा है तो ब्रिटेन में अभी 12 बज रहा है, उसका माथा खराब की हो क्या रहा है, इसको कैसे मैनेज किया जाए। तो उसने क्या किया कि अपने यहाँ से एक जो अक्षांश देशांतर रेखा गुजरती है उसको उसने मान लिया 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्या माना? 0 डिग्री देशांतर। ये मान लेते हैं कि ये जो मैंने लाइट इसको जो है डार्क कर दिया है ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है और यह लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है और इसको मान लिया गया GMT, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। चूंकि अंग्रेज थे तो उन्होंने अपने देश को जो है सो मेन फोकस किया और उसके हिसाब से जब आप इसके पूरब की तरफ जाइएगा तो टाइम बढ़ेगा, इसके पश्चिम की तरफ जाइएगा तो टाइम घटेगा।
इन सभी रेखाओं में एक रेखा ऐसी भी है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, 180 डिग्री देशांतर रेखा। 180 डिग्री देशांतर रेखा पूरब और पश्चिम दोनों में स्थित है। ठीक है, मैं मैप पे आपको दिखाता हूं। 180 डिग्री देशांतर रेखा जो है इसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मान लिया गया। किसको? 180 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर को हम लोग क्या कह रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कह लिए। और अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा जो है ग्रीनविच से डिनोट कर दिया गया। थोड़ा सा हम लोग मैप को देखते हैं। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये लाइन, ये जो है थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होकर के घूम रहा होगा, क्योंकि किसी देश से होकर नहीं गुजरता है या किसी देश से होकर गुजर जाए तो उस समय टाइम में एक ही देश के टाइम में थोड़ा सा ज्यादा अंतर हो जाए, तो इसको जो है बचा दिया गया है कि किसी देश से होकर के क्या हो ना गुजरे। सेम रेखा यहाँ पे आपको दिखेगी, दिखाई दे रहा है, सेम रेखा है। इसी को हम लोग ये 180 डिग्री देशांतर है, क्योंकि दोनों जगह इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया, फाड़ दिया है। अब घुमाइएगा तो 180 डिग्री एक एक हो जाएगा, यानी गोल जब इसको कीजिएगा एक ही जगह पे दोनों पड़ जाएगा। ठीक है, इसको हमने अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कह दिया। और आप ब्रिटेन देखिए, इसमें तो इतना हम रगड़ दिए हैं। ये आपको जो लाइन दिखाई दे रहा है, ये लाइन, यही आपको 0 डिग्री देशांतर रेखा है। 0 डिग्री देशांतर, इसके पूरब जाइए, इसके पश्चिम जाइए। पूरब जाइए टाइम बढ़ेगा, पश्चिम जाइएगा टाइम घटेगा। आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं क्यों। अक्षांश को मिटा दें। सामान्य तौर पे अगर आप 1 डिग्री कहीं भी जाते हैं, या तो पूरब की तरफ या पश्चिम की तरफ, प्रत्येक डिग्री पे एक रेखा खींचा गया है। तो अगर एक रेखा आपको क्रॉस करना है तो 1 डिग्री चलना पड़ेगा। 1 डिग्री पूरब या पश्चिम जाइएगा तो 4 मिनट का आपको अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है, 15 डिग्री पूरब या पश्चिम जाइएगा तो 1 घंटे का अंतर देखने को मिलेगा। अगर आप कितना चले गए, सामान्य तौर पे भारत का जो मानक समय रेखा है वह ग्रीनविच से, जीएमटी से कितना आगे है, कितना आगे है, तो 5.5 घंटा, 5.5 घंटा आगे है। अब सवाल यह उठता है कि भारत ने इन देशांतर रेखाओं में से किस रेखा को अपना IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना है, तो वह रेखा कौन सी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर क्यों? अब ग्रीनविच से आप जिधर जाइए, ये ग्रीनविच है, भारत कहाँ है, यहाँ है, और दाहिने हाथ की तरफ क्या होता है, पूरब होता है। तो आप अगर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो कहाँ से, किस दिशा में जा रहे हैं, पूरब दिशा में। यहाँ से पीछे जाइएगा किस दिशा में जाइएगा, पश्चिम दिशा में। इसलिए पूर्वी, और किस रेखा की बात हो रही है, देशांतर, इसलिए पूर्वी देशांतर हम लोग कहते हैं। अभी जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, तो जरा देख लीजिए। अब ये 5 घंटा अगर आगे बात होती है, 75 डिग्री का मतलब कितना हो गया, 5 घंटा, 15 बचे 75, 5 घंटा। अब 75 इसमें से घटाइएगा तो 7.5 बचेगा, 7.5 डिग्री बचेगा। 82.5 में से 75 घटाएंगे तो अब एक बात बताइए कि अगर 15 डिग्री पर 1 घंटा तो 7.5 डिग्री पर आधा घंटा नहीं हो जाएगा, होगा। तो यही ना 7.5 घंटा आपका जो है सो हो जाता है, 5.5 घंटा हो जाता है। अगर भारत 82.5 डिग्री पे स्थित है तो 75 बचे और आधा घंटा इसका बच गया, तो 5 घंटा 30 मिनट। भारत किधर है, पूर्वी देशांतर पर। अब पूरब का मतलब आगे होता है, पश्चिम का मतलब पीछे होता है। जब भी यहाँ पे पूरब पश्चिम लगा हो ना तो समझ जाइए कि या तो आगे बता रहा है तो पीछे, अगर पूरब लगाया तो आगे, पश्चिम लगाया तो पीछे। क्यों? तो किसी भी एक देशांतर से, या मान लेते हैं कि ग्रीनविच से अगर आप घूमना शुरू कीजिएगा, तो पृथ्वी तो गोल है, अगर आप घूमना यहाँ से शुरू कीजिएगा तो घूमते 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 एक टाइम फिर कहाँ जाइएगा, इसी जगह पर आ जाइएगा। तो जब आप पूरब दिशा में घूमना शुरू कीजिएगा तो चूंकि 24 घंटा में 1 डिग्री आप घूम रहे हैं 4 मिनट में, तो 24 घंटा में आप 360 डिग्री घूम लीजिएगा, यानी 24 घंटे में 1 दिन में आप घूम करके फिर इस जगह पर आ गए। तो सामान्य तौर पे अगर आप पूरब दिशा में मूव किए हैं और मंगलवार को यहाँ से चले हैं, घूम करके आइएगा तो यहाँ पे बुधवार होना चाहिए। लेकिन हमने बताया कि 1 डिग्री पे 4 मिनट बढ़ जाता है, तो उस स्थिति में आप जब यहाँ पे आइएगा तो बृहस्पतिवार हो रहा होगा, क्योंकि 24 घंटे को आप ट्रेवल किए हैं और 24 घंटे एक्स्ट्रा बढ़ा, तो दोनों मिलाकर कितने हो गए, 48 घंटा। तो आप मंगलवार को चले थे, बृहस्पतिवार को वहां पे पहुंचे तो बृहस्पतिवार हो गया।
उसी तरह से जब अगर आप पश्चिम दिशा में चलना शुरू करते हैं तो 4 मिनट 1 डिग्री पे 4 मिनट घटेगा। तो उस स्थिति में पश्चिम से पूरब की तरफ जब आप घूम करके आइएगा तो मान लीजिए कि मंगलवार को यहाँ से चले हैं और घूम करके आइएगा तो आपके हिसाब से बुधवार होना चाहिए, लेकिन जब घूम के आइएगा तो आपको मंगलवार मिलेगा। क्योंकि 24 घंटा आप चले हैं और 24 घंटा माइनस हो गया तो 24 माइनस हो गया तो 0 बचा, तो जगह चले थे वही पहुंच गए, उसी दिन पहुंच गए। बात समझ में आया? जैसे आप नेपाल को देखते हुएगा, हमारा जो है सो 11:15 हो रहा होता है तो उसका घंटी बज जाएगा कि अभी नेपाल में 12 बज रहा है। ये कैसे हो गया? इसका मतलब क्या हुआ कि हमसे 15 मिनट वो क्या है उसका टाइम आगे या पीछे? उसका टाइम 15 मिनट आगे है। हमारा 12 बजे से पौनी 12 के ऊपर 12 ना बज गया था, आगे ना बज। इसका मतलब ये है कि उसने अपना जो देशांतर रेखा मानक समय रेखा मान रखा है वो 82.5 डिग्री से भी पूर्वी देशांतर पे है, यानी 82.5 डिग्री के बाद। समझ में आया? 4-5-6 बातें याद यहाँ पे ध्यान ये रखनी है। क्या रखनी है? तो देशांतर रेखाएं जो होती है वो पश्चिम से पूरब की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ या दक्षिण से उत्तर की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं। इसकी कुल संख्या कितनी होती है? 8 होती है। सामान्य तौर पे इस रेखा की कल्पना जो है किसी भी जगह के वास्तविक स्थिति वास्तविक टाइम को जानने के लिए किया गया है। और 0 डिग्री देशांतर जो है वो ब्रिटेन के लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, जिसको अंतरराष्ट्रीय जिसको जो है जीएमटी कहते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम कहते हैं। और 180 डिग्री देशांतर को हम लोग जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में मान करके चलते हैं। और जब ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से यानी कि 0 डिग्री से पूरब की तरफ जाते हैं तो 1 डिग्री बढ़ने पर 4 मिनट का अंतर देखने को मिलता है, 4 मिनट बढ़ जाता है। और पश्चिम की तरफ जाते हैं तो 1 डिग्री बढ़ने पर 4 मिनट बढ़ जाता है। ठीक है? भारत का मानक समय रेखा ये आया कहां से? और भारत का मानक समय रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। एक ट्रिक है उमछौआ, आप सुनते नहीं है कि उमछौआ बनी हो, नहीं बोझा उजा बांधना होता तो उमछौआ, तो ह के जगह को ऊ कर दीजिए। ऊ से आपका क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, म से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जाएगा। ये रेखा वैसे जा रही है, उत्तर प्रदेश अब यहाँ पे हो गया, ये रेखा महाराष्ट्र आपको यहाँ पे मिलेगा। म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, उ से उड़ीसा और आ से आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर के हमारी IST यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम गुजरती है। समझ में आया? चलिए इसी को हम लोग जो है कल लिखेंगे। आज आपको समझ में आ गया होगा, कल भी फिर लिखाते हुए हम जो समझाते हैं।